अस्सलाम वालेकुम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और आज मैं मौजूद हूँ अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मेहरबान जनाब अहमद हुसैन मुजाहिद साहब के साथ इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत किया। आज का जो सवाल है मेरे जहन में, और बड़ी मुद्दत से मैं चाहता था कि आपसे इससे बात करूँ, वो है उरूज़ के बारे में। जी, उरूज़ के बारे में हम ये समझते हैं कि यानी हम जो शेर कहने वाले हैं कि वो आपको एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा रास्ता मुहैया करता है जिसके ऊपर कदम रखते हुए आप अपने मिसरे को लेके चलते हैं। एक बहर आपको सहारा फराहम करती है, एक उसमें मौसीकियत पैदा करती है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ कुछ उन लोगों का ख्याल था जिन्होंने उरूज़ की इब्तदाई पाबंदियों को, काफ़ी रदीफ़ की पाबंदियों को पहले, बाद में बहर की पाबंदियों को, फिर उरूज़ की पाबंदियों को एक जकड़न समझते हुए उससे आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। अब भी बाज़ हलकों का ख़्याल ये है, या बाज़ लोगों के यहाँ ये तासुर मौजूद है कि उर्दू में इस वक्त जो राइज उरूज़ है, वो शायर का या शायरी का गला घोंट देता है। बजाय उसको सहूलत फ़राहम करने के, उसकी जकड़न जो है वो उससे ज़्यादा है जितनी वो सहूलत फ़राहम करता है। तो आप चूँकि उर्दू के लिखने वाले हैं, मकामी ज़ुबानों के साथ आपका इंटरेक्शन है, उरूज़ पर आपकी ख़ास नज़र है, तो इस सारे तनाज़ुर में आपका तासुर क्या है कि क्या उरूज़ गला घोंट देता है शायरी का या शायर का? बहुत शुक्रिया मोहतरम आबिद सियाल साहब, आपको यहाँ खुशामदीद भी कहता हूँ। मोहब्बत आपकी। तो सबसे पहली बुनियादी बात जो है वो ये है कि शायरी के लिए तो किसी चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। उरूज़ तो बहुत दूर की बात है। कई ऐसे शौरा गुज़रे हैं, आप जानते हैं, जिन्होंने जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो बहुत अच्छे शायर थे। तो तालीम भी खारिज हो गई इससे। जिन शायरों को पढ़कर उरूज बनाया गया, जी, जी। उनको भी तो इसका पता उनको नहीं भी था। बिल्कुल पता नहीं सही था। फरमाया आपने। वो भी है, और शायरी को हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक। उरूज़ की ज़रूरत भी नहीं। शायर उरूज़ की ज़रूरत अगर है तो वो शायर को है। मैं शायरी शायरी को ज़रूरत शायरी को नहीं ज़रूरत है, ठीक है, है, शायर को ज़रूरत है। ठीक अब इसमें देखें, बहुत सी बातें, बहुत से एंगल्स हैं, इस पे मुख्तलिफ है। हवालों से गुफ्तगू की जा सकती है और की जानी चाहिए। ये सिलसिला ज़ाहिर है चलता रहेगा, अज़ल से चल रहा है ऐसे और ही। अब चलता रहेगा। और उस पे बहुत बातें हुई। ये वो इल्म है जिसके खिलाफ भी बहुत लिखा गया और हक में भी बहुत लिखा गया, हाँ, काम भी बहुत हुआ और इसके खिलाफ बातें भी बहुत हुई। बिल्कुल। अब हम जुस्तजू करते हैं, जब आप ये सवाल करते हैं कि अरूज शायर का गला घोंटता है, तो ज़ाहिर है हमें सुराग लगाना पड़ेगा ऐसे शोरा का जिनका अरूज ने गला घोंट दिया। अच्छा, इसमें बड़े बड़े नाम हैं। अब अगर उस एंगल से देखें हम, तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका गला घोंट दिया जी, गया, जो अरूज की वजह से मारे गए। मसलन गालिब को ले लीजिए, क्या गालिब का गला अरूज ने घोंटा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इकबाल को देख लें, बहुत बड़ी मिसाल। यानी अब देखें, मस्जिद कुर्तुबा की जो बैर है वो इकबाल से पहले भी तो थी, या, मौजूद थी, लेकिन बढ़ती नहीं गई। इकबाल ने पहली दफ़ा उसको बरता और उसको कहाँ पहुँचा दिया। उसमें इतनी बड़ी नज़्म, उर्दू की एक बहुत बड़ी नज़्म उस बैर में वजूद में आई जो कभी किसी ने बरती ही नहीं थी। तो इकबाल का गला तो सलामत रहा, गालिब का गला सलामत रहा, ज़ौक़ का सलामत रहा, और या जी, जी, ज़ाहिर है सारे, यारा चंगाजी तक आ जाएँ, ऐसे ही सारे के सारे वो लोग सारे उरूज़ जानते थे। ऐसे ही। अब तक जो बड़े लोग हैं, अब तक बड़े लोग जितने भी हैं, अरूज़ सब जानते थे, और अरूज़ ने उन्होंने बड़े तजुर्बात भी किए। ज़ौक़ के बारे में देख लें आप। ऐसे ही हमारे ज़माने में मजीद अमजद तक आके उन्होंने बहुत बहुत जी, जी, बारीकियाँ जी, जी, छोटी-छोटी, बारीकी छोटी-छोटी। मुनीर न्याज़ी के यहाँ आपको ऐसे ये कई पैटर्न करीने हैं। मिलेंगे, जी, पैटर्न मिलेंगे। अब महबूब ख़िज़ां की जो जी हाँ, अकेली बस्ती है, जो जी उनकी हाँ, नज़्म है, जी हाँ, उसका रिदम देखें आप। जी हाँ, वो कहीं और आपको, मेरे ख़्याल में, मैंने तो नहीं देखा, जी हाँ, सिवाय अकेली बस्तियों के। अकेली बस्तियों में वो रिदम, वो इतना शानदार रिदम है। बेकस चंबेली फूले अकेली, आहें भरे दिल जली। जी हाँ। ये इतना अच्छा रिदम है, लेकिन महबूब ख़िज़ां के अलावा हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसकी वजह ये है कि उरूज़ की तरफ लोग कम आते थे। अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। ठीक हमारे दौर में हमारे इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बाप हैं, हमारे जो शायर हैं,
جو اس دور میں موجود ہیں وہ اب عروض کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو عروض سیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ باوجود سیکھ نہیں پاتا، تو وہ عروض کے خلاف پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. عروضیہ کی جو ہاں. اصطلاح ہے یہ بھی رائج ہو گئی، جی جی اور عروضیہ کہہ کے لوگوں کی تخفیف کی گئی. جی جی اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایک اور زاویے سے دیکھیں، کہ وہ ماہر عروض ہیں اپنے تئیں، ٹھیک. لیکن ان کی شاعری میں عروض نہیں بول رہا. اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھے شاعر ہیں لیکن جب وہ کہیں پھنستے ہیں تو وہ پھر کسی عروض جاننے والے سے مدد طلب کرتے ہیں. جی تو عروض کسی کا گلا نہیں گھونٹتا، اور یہ شاعر کے لیے ضروری ہے، شاعری کے لیے بالکل ضروری نہیں. شاعری، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. آپ خود شاعر ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے. تو جب آپ شعر کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تو کوئی پیمانہ، کوئی عروض، کوئی بحر نہیں ہوتی. ظاہر ہے. آپ تو صرف شعر کہتے ہیں. یعنی جب شاعر جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے، تخلیقی لمحوں میں ہوتا ہے، تو عروض اس کے ذہن میں کہیں بھی نہیں ہوتا. جی. اس کو میں نے بہت پہلے، جب میں رموز شعر پہ کام کر رہا تھا، تو یہی اسی ادارے میں، ماڈرن ایج میں، ایک خاتون نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ شاعری کرنا تو بہت مشکل کام ہے، کہ بیک وقت آپ اتنی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، قافیہ، ردیف، وزن، بیر، تشبیہات اور استعارے اور یہ وہ، تو پھر آپ کیسے شاعری کا اتنی چیزیں مد نظر رکھ کے تو کوئی شاعری تو پھر نہیں کر سکتا. تو میں نے ان سے، خاتون سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ گاڑی چلا لیتی ہیں؟ تو بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا جی ہاں، میں گاڑی چلا لیتی ہوں. تو میں نے کہا جب شروع میں آپ گاڑی چلانا آپ سیکھ رہی تھیں، یا جب شروع میں آپ چلانا شروع کیا تھا گاڑی، تو آپ کو کتنی دقت ہوتی ہوگی؟ جب آپ بریک دبانا چاہتی ہوں گی تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں پڑتے ہوں گے. ابھی ہم گاڑی چلاتے ہیں، دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں، گانا بھی سگریٹ پیتے ہیں، گانا سنتے ہیں، اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن گاڑی پھر آدمی ساتھ شعر بھی کہہ رہے ہوتے ساتھ شعر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر آدمی آٹومیٹک پہ لگ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح دیکھیں، ہمارے پاس قافیے کا علم، ردیف کا علم، بحروں کا علم، یہ سارا کچھ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اور ہمیں تربیت کا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہم روانی سے شعر کہتے ہیں. عروض کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب ہم کہیں اپنی شاعری کے حوالے سے یا کسی دوست کی شاعری کے حوالے سے، جب ہم کہیں کوئی ہمیں شک پڑتا ہے کہ اس میں کچھ اونچ نیچ ہے کچھ، تو اس میں ہم پھر اس کی تقسیم کر لیتے ہیں. تو عروض کا تو میرے خیال میں اتنا سا ہے